रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 1, 2, 3 और 4 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा क्या होती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है तथा दूसरों के भावों को समझना होता है। यह कार्य मनुष्य भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है जब वह समाज में रहता है तो उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसे अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है और दूसरों के भावों को समझना होता है। यह कार्य मनुष्य भाषा के माध्यम से ही कर पाता है। यह जब वह अपनी भावनाओं का आदान प्रदान वह किससे करता है? भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा से अभिप्राय मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, या हम यह कह सकते हैं भाषा से अभिप्राय मुख से निकली वे ध्वनियाँ हैं जिसका अर्थ होता है। भाषा शब्द संस्कृत की भष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बोलना है। भाषा से अभिप्राय मुख से निकली वे ध्वनियाँ हैं जिनका अपना अर्थ होता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोली में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कोयल कुहू कुहू करती है और शेर दहाड़ता है। कोयल कूक कर तथा शेर दहाड़कर अपने भावों को प्रकट करते हैं, परंतु इन्हें भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनि बोली जाती है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। वैसे पशु पक्षी भी बोलते हैं, बोलकर अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनको भाषा नहीं कहा जाता है। उनको उनकी भाषा नहीं कहा जा सकता है। वह उनकी ध्वनि होती हैं, जिनको हम बोली भी कह सकते हैं। भाषा केवल मनुष्य द्वारा ही बोली जाती है। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ शब्द बनाती हैं तथा इन्हीं शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझ पाते हैं। मानव मुख से निकलने वाली, जो मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, वह शब्द बनाती हैं। उन्हीं शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के विचारों को और भावों को समझ पाते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए तथा उसके नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। सोहन गेंद से खेल रहा है। लड़के दौड़ रहे हैं। सुमित विद्यालय जा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य, इन्हें पढ़िए तथा समझिए। उपर्युक्त तीनों वाक्यों से संबंधित भावों को प्रकट करने के लिए हमें बोलने, लिखने तथा पढ़ने का सहारा लेना पड़ेगा। पहले वाक्य में सोहन क्या कर रहा है? दूसरे वाक्य में लड़के क्या कर रहे हैं? तीसरे वाक्य में सुमित कहाँ जा रहा है? पहले वाक्य में सोहन गेंद से खेल रहा है, दूसरे वाक्य में लड़के दौड़ रहे हैं और तीसरे वाक्य में सुमित विद्यालय जा रहा है। उसी प्रकार
हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर प्रकट कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मनी, जापानी, रूसी आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वह प्रमुख भाषाएं पढ़ते हैं हम हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मनुष्य ने बोलने की भाषा का आविष्कार किया। सबसे पहले मनुष्य बोलता था, किंतु इस भाषा के द्वारा दूर रहने वाले संबंधियों या मिलने जुलने वाले व्यक्तियों से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना कठिन था। वह मनुष्य बोल तो पाता था, लेकिन जो उनसे दूर रहते हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जो है व्यक्ति उनके सामने नहीं होते, उनको अपने भावों का आदान प्रदान करना कठिन था, क्योंकि वह नहीं कर पाते थे। जो व्यक्ति दूर है उसको बोलकर नहीं अपने भावों का आदान प्रदान हो पाता था। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक या कथित भाषा या दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक या कथित भाषा और लिखित भाषा। मौखिक या कथित भाषा क्या होती है? जिस भाषा को बोलकर तथा सुनकर हम अपने मन के भावों तथा विचारों को समझते व समझाते हैं, वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। वह भाषा जो हम बोलकर या सुनकर हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सामने जो व्यक्ति है उसके भावों को समझते हैं, वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। बोलना तथा सुनना इसके अंतर्गत आता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाने वाला तथा विद्यार्थियों द्वारा सुनने वाला। जैसे अध्यापक जो कक्षा में पढ़ा रहा है और विद्यार्थी उसे सुन रहे हैं। वाद विवाद, बातचीत तथा भाषण आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। वाद विवाद करना, भाषण देना, बातचीत करना, यह सभी मौखिक भाषा के ही रूप हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा को लिखकर तथा पढ़कर हम अपने मन के भावों व विचारों को समझते और समझाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर और लिखे हुए को हम पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लिखना तथा पढ़ना इसके अंतर्गत आता है, या हम यह कह सकते हैं लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे दूर बैठे व्यक्ति को पत्र या लेख द्वारा संदेश देना। जो व्यक्ति दूर है उसको पत्र द्वारा लिखकर संदेश पहुंचाना। समाचार पत्र, विज्ञापन, ईमेल, पुस्तक आदि भाषा के लिखित रूप हैं। साहित्य सृजन में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होने से इसकी महत्ता भाषा के कथित या मौखिक रूप से अधिक है। भाषा के एक रूप सांकेतिक भाषा भी है। भाषा का एक रूप सांकेतिक भी है। चौराहा पर खड़े सिपाही द्वारा हाथ के संकेत से रुकने या चलने के लिए कहना, कक्षा में अध्यापक द्वारा मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना, ये सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं।
परंतु इन संकेतों के माध्यम से अपनी बात पूरी तरह से कही या समझाई नहीं जा सकती। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। सांकेतिक रूप में जब हम संकेत द्वारा अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जैसे चौराहे पे खड़ा जो सिपाही संकेत देकर रोकता है, चलाता है, और अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हुए मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत देते हैं, यह सभी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन इस सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में नहीं की गई है, क्योंकि इसके द्वारा कही हुई बात या समझाई हुई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसे व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। भाषा के अनेक रूप। भाषा के अनेक रूप हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा बोली। भाषा के जो अनेक रूप हैं वह क्या क्या हैं? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा बोली। यह क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम मातृभाषा क्या होती है यह जानेंगे। जिस भाषा को बच्चा शैशवावस्था में अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है, अर्थात बच्चा जिस परिवार में रहता है, यहाँ उसका पालन पोषण होता है, वह जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती है। मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता है और जो भाषा वहाँ बोली जाती है, जब उसका पालन पोषण होता है, जिस भाषा में बोली जाती है वह सबसे पहले जिस भाषा को बोलना सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं पंजाबी परिवार के जो बच्चे होंगे, यहाँ वो पले बड़े होंगे बच्चे, उसकी जो मातृभाषा होगी वो पंजाबी होगी। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह भाषा कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बांग्ला, कोंकणी, बोडो, डोगरी, सिंधी, मलयालम, मैथिली, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, संथाली, यह भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। राजभाषा। राजभाषा क्या है? जिस भाषा में सरकारी कार्य या कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली मौखिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की अपने विचारों के आदान प्रदान करने का साधन, माध्यम होती है, या हम कह सकते हैं साधन होती है। क्षेत्र बदलते ही बोली का रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जैसे अवधी, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी, ब्रज आदि। अतः हम बोली को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली कथित भाषा बोली कहलाती है। क्षेत्र में विशेष रूप से जो भाषा बोली जाती है
वह बोलने वाली भाषा बोली कहलाती है। लिपि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रत्येक लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई विशेष चिन्ह होता है। उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। मौखिक भाषा में जो ध्वनि हम प्रयोग करते हैं, जब हम उनको लिखते हैं तो लिखने का जो चिन्ह होते हैं वह वर्ण या अक्षर द्वारा हम प्रयोग करते हैं उन्हें। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को प्रकट करने के लिए कोई एक विशेष चिन्ह होता है। उन चिन्हों को जिस प्रकार हम लिखते हैं उस लिखी हुई विधि को हम लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का सामान्य अर्थ है लीपना। किसी भी भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है, नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि है, मैथिली भाषा की देवनागरी लिपि है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, उर्दू भाषा की फ़ारसी लिपि है और अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। आइए यहाँ कुछ जानने योग्य बातें दी गई हैं, उन्हें भी जानते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। फ़ारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। फ़ारसी लिपि जो है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। व्याकरण अध्यापक खाना खाती है, राम दूध पीती है। उपयुक्त दोनों वाक्यों से विचार तो प्रकट किए जा सकते हैं, परंतु ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का सही प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही प्रयोग इस प्रकार होगा: अध्यापक खाना खाते हैं, राम दूध पीता है। हमें कर्ता, क्रिया आदि के सही प्रयोग का बोध व्याकरण के द्वारा होता है। अतः जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही वह शास्त्र है, या हम कह सकते हैं व्याकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा की शुद्धता और एक रूपता को बनाए रखा जा सकता है। व्याकरण के अंग हम पढ़ेंगे। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। इसके अंतर्गत वर्णों के विषय में विचार किया गया है। शब्द विचार, वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, अतः इसके अंतर्गत शब्दों के प्रकार, भेद और उसके विषय में विचार किया गया है। वाक्य विचार, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, अतः इनके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 भेद होते हैं: मौखिक कथित भाषा और लिखित भाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पहला अंग पढ़ेंगे जो है वर्ण विचार। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।